बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। इख्तिलाफी नोट के साथ मैं हूँ उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, एक तरफ साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान को अदालती मुक़द्दमात का सामना है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसों की एक सीरीज़ अनाउंस कर चुके, जिसके तहत मुख्तलिफ शहरों में इनके जलसे किए जा रहे हैं, जिससे बज़ाहिर लग ऐसा रहा है कि मुक़द्दमात, नोटिस और अपने खिलाफ दायर दरख्वास्तों के चुंगल में फंसे इमरान खान साहब अवामी राब्ता मुहिम और जलसों के ज़रिए अपने ऊपर पड़ने वाले प्रेशर का जो रुख है वो हुकूमत की तरफ डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इन जलसों में साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब दीवार से लगाए जाने का शिकवा भी कर रहे हैं और इसकी बुनियाद पर धमकी आमेज़ लहजा भी इख्तियार करते नजर आते हैं, जिससे ये तासुर पैदा हो रहा है कि इमरान खान साहब का ये तल्ख लहजा उन्हें फ़ायदा पहुँचाने के बजाय नुकसान पहुँचा रहा है, क्योंकि अदालती जंग उन्होंने अदालत में लड़नी है। इन जलसों से उनकी मकबूलियत में मज़ीद इजाफा तो हो सकता है, लेकिन कानूनी मामलात हल नहीं हो सकते। क्या हमारे पैनलिस्ट को भी ऐसा ही लगता है? ये सवाल उनके सामने रखेंगे। साद रसूल साहब, अदील वड़ाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साद साहब, आप ये समझते हैं कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का तल्ख लहजा उन्हें फ़ायदा पहुँचाने के बजाय नुकसान पहुँचा रहा है? देखिए, सबसे पहले तो ये कि ये मैं कहूँ कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का जो लहजा है वो उतना तल्ख़ नहीं हुआ जितना कि हमारे माजी के सियासतदान जो निकाले गए थे पावर से, या जो इलेक्शन हार गए या जो डिस्क्वालीफाई हो गए, जितना तल्ख़ लहजा उनका माजी में रहा है उस तरह का तो इमरान खान साहब का भी लहजा नहीं हुआ। उनके पार्टी के अंदर से कुछ सपोर्टर्स ने, कुछ लोगों ने इदारों को तनकीद का निशाना बनाया। इमरान खान साहब ख़ुद भी एक कंटेम्प्ट फेस कर रहे हैं, लेकिन अगर आप मुआवजा करें कि माजी में सियासतदानों का किस तरह का तल्ख़ लहजा रहा है जब भी वो अपनी पॉलिटिकल पोजीशन खो बैठे हैं, तो इमरान खान साहब का मुआवजा अगर किया जाए तो उस तरह का तल्ख़ लहजा अभी तक नहीं है, अल्लाह करे ना हो। मैं इस बात से बिल्कुल इन प्रिंसिपल एग्री करता हूँ कि कानूनी चीज़ों का को हमें कानून के अंदर, अदालत के अंदर कानूनी दलाइल से इमरान खान साहब को फैसला को फेस करना चाहिए। कानूनी मुकदमों के सियासी फ़ैसले नहीं होते, वो सियासत के मैदान में उनके फ़ैसले नहीं होते, जिस तरह सियासी मसलों के कानूनी मैदान में फ़ैसले नहीं होते। जब भी हमारे सियासतदानों ने अपने सियासी मसाइल को पार्लिमान के अंदर रिजॉल्व करने से या आपस में रिजॉल्व करने की बजाय अदालतों में लेके आए, तब तक उनकी तनकीद भी हुई और अदालतों को भी एक दुश्वार मरहले का सामना करना पड़ा। तो इमरान खान साहब को बिल्कुल अपने कानूनी मसाइल को कानूनी स्ट्रैटेजीज़ के थ्रू रिजॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन इस वक्त अगर आप देखें तो मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब अपने जलसों में अपना कानूनी दिफा कर रहे हैं। इमरान खान साहब का ये कहना है और उनकी पार्टी का ये कहना है और पाकिस्तान में बहुत से लोगों का ये मानना है कि हम शायद एक नए इलेक्शन के दहाने पे खड़े हैं। कम से कम पीटीआई का तो ये ज़रूर कहना है कि हम फ़ॉरेन इलेक्शन चाहते हैं, और फ़ॉरेन इलेक्शन चाहने के लिए ये ज़रूरी है कि वो अपनी सियासी जमात को हर लम्हा इलेक्शन के लिए तैयार रखें और वो जलसे भी करें और इलेक्शन के लिए कम्पीट भी करें। इससे ज़्यादा एक मैं मज़ीद बात भी करूं कि इस वक्त इमरान खान साहब 9 हलकों के अंदर कैंडिडेट हैं, खुद कैंडिडेट हैं। तो हमने देखा कि आबिद शेर अली साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, छोटा सा जलसा किया। दीगर लोगों ने जो उनके खिलाफ मुख्तलिफ हलकों के अंदर कंटेस्ट कर रहे हैं उन सब ने तो किया। इमरान खान साहब के ये जलसे ना सिर्फ के एक लार्जर पॉलिटिकल नैरेटिव क्रिएट करने के जलसे हैं, बल्कि ये जलसे इस चीज़ के भी हैं कि वो एक्चुअली खुद इस वक्त कंटेस्ट कर रहे हैं 9 बाई इलेक्शंस की सीटों से। तो इसको उस सियासत के तनाज़ुर में देखना चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब की जो सियासी और पॉलिटिकल स्पीच है जलसों के अंदर, वो उनका कानूनी दिफा कर सकेगी। कानून का दिफा जो है वो मुतल्लिका फोरम्स के ऊपर कानूनी दलाइल से ही करना पड़ेगा। सही। अदील वड़ाई साहब, आप भी यही समझते हैं कि इमरान खान साहब का तल्ख लहजा उनकी सियासी और कानूनी मुश्किलात में इजाफा कर रहा है और इससे उन्हें फ़ायदे के बजाय नुकसान हो रहा है? देखिए, पहले तो ये देखना होगा कि ये लहजा तल्ख है क्यों है। साद रसूल साहब से इख्तलाफ करूँगा माजरत के साथ। देखिए, इमरान खान साहब इसमें मुख्तलिफ फेजेस में उनका लहजा बदला है जी। एक, जब उनकी हुकूमत का खात्मा हुआ बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गए। उसके बाद एक स्टेज आई कि वो कुछ बैकफुट पे नज़र आए। शायद बैकडोर बहुत सी चीज़ें चल रही थी, उसकी एक रीज़न ये भी थी। लेकिन अब जो सरगोदा में जलसा किया है जी। उस सरगोदा जलसा में जिस तरह से उन्होंने गुफ्तगू की है वो ये बता रही है कि वो एक मरतबा फिर रिएक्शनरी हो रहे हैं। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि इमरान खान साहब
ये समझते हैं कि उन्हें दीवार से लगाया जा रहा है, ख़ास तौर पे उनके जो केसेस इलेक्शन कमीशन में हैं और उनका जो केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है, वो उन्हें अंदाज़ा है कि ये केस उनकी डिस्क्वालिफिकेशन पर मुंतज हो सकते हैं अगर और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाला जो मामला है उसमें तो अगर वो अदालत से मुआफ़ी नहीं करते, सरेंडर नहीं करते, तो उस सूरत में तो उनकी डिस्क्वालिफिकेशन सीधी सीधी है। और तोशा खाना वाला और इलेक्शन कमीशन में जो एक और मामला है कंटेम्प्ट वाला, उसमें भी मामला उधर जा सकते हैं। तो इमरान खान साहब, इसमें कोई शक नहीं है, दबाव बढ़ाना चाहते हैं। इमरान खान दबाव बढ़ा रहे हैं और दबाव बढ़ाने की वजह से उन्हें बहुत सी जगहों से रिलीफ भी मिल जाता है, क्योंकि मैं समझता हूँ कानूनी महाज पे भी इमरान खान की लीगल टीम केस नहीं लड़ती, बल्कि इमरान खान का बयानिया जो है वो केस लड़ता है। और बहुत सारे केसेस में ऐसा देखने को मिला है। लेकिन इमरान खान जो रियासत पर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं, अगरचे अदलिया रियासत का सतून, उस पर भी ये दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये स्टेट पर जो दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं उसमें हाल ही में शौकत तरीन की जो 2 सूबाई वज़राए खजाना को कॉल थी, ये उसका एविडेंस है, जिसमें वो खुद कह रहे हैं, शौकत तरीन साहब वो खुद ये कह रहे हैं कि हम ये इसलिए कर रहे हैं कि हमारे लीडर पर केसेस बन रहे हैं, हम ये इसलिए कर रहे हैं कि हमें ये जेलों में डालें, दहशतगर्दी के केसेस बनाएं और हम खामोशी से बैठ जाएं। लेकिन इस सारे अमल में जब ये कॉल जो है ये लीक हुई, तो इस पे फिर बड़ा अफसोस हुआ। जो गुफ्तगू हो रही थी कि जी IMF पूछेगा कि जी आप रकम कहां से लाएंगे, जाहिर है फिर ये टैक्सेस लगाएंगे, तो टैक्सेस किसने देने हैं? अवाम ने देने हैं। तो यहां पर जो प्रायोरिटी है वो इमरान खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये अपने ऊपर केसेस को तरजीह दे रही है रियासत के मामलात पर, जो वो खुद अपने मुंह से ये कह रहे हैं। शौकत तरीन साहब के ये अल्फाज हैं। तो ऐसे में ये चीज ना सिर्फ रियासत के लिए नुकसानदेह है, मुल्क के लिए नुकसानदेह है। रियासत है, मुल्क है, तो सब कुछ है, और अवाम भी इससे जुड़े हैं, अवाम ने अफेक्ट होना है। जिस तरह से IMF के इस सारी डील पर असरअंदाज होने की कोशिश की गई, तो इसमें खुद इमरान खान साहब को भी नुकसान होता है। जब शहबाज गिल वाला एपिसोड हुआ, शहबाज गिल वाला मामला हुआ, उसके बाद ये जो शौकत तरीन वाला जो मामला हुआ, उस पे यकीनन उनके नैरेटिव को धचका लगा। ये जो शौकत तरीन साहब वाला ये जो मामला हुआ था, ये इमरान खान के लिए भी नुकसानदेह है, मुल्क के लिए, रियासत के लिए भी नुकसानदेह है। ठीक है, आप कह रहे हैं जो तल्ख लहजा साबिक वजीर आजम इमरान खान ने अपनाया है वो उल्टा उनके लिए भी नुकसानदेह है। साद रसूल साहब, ये जो इमरान खान साहब बात करते हैं बार बार कि मैं खतरनाक हो जाऊंगा, ये खतरनाक होने का पैगाम किसको देते हैं? देखिए, ये तो सबको वाज़े है कि वो पैगाम किस किस को दे रहे हैं। अपनी सियासी जमातों को, अपनी मुखालिफ सियासी जमातों को भी दे रहे हैं, मेरा ख्याल है कि इदारों के ओहदेदारों को भी कह रहे हैं, जो कि गैर मुनासिब बात है। मैं अदील बड़ाइच साहब की बात से बसद एहतराम एग्री नहीं करता। अगर किसी का ये ख्याल है कि इमरान खान साहब का नैरेटिव कमज़ोर हो जाएगा, कि मतलब ये है कि लोग इमरान खान साहब को छोड़ के शहबाज शरीफ साहब को इलेक्शन में वोट करना शुरू कर देंगे, यानी कि उनका पॉलिटिकल नैरेटिव वोट हो जाएगा। एक शख्स ये सुनेगा कि देखें शौकत तरीन साहब ने जो बयान दिया, या शौकत तरीन साहब की जो ऑडियो लीक हुई, उसको सुनने के बाद वो कहेगा नहीं नहीं नहीं, अब मेरा ख्याल है कि मुझे मौलाना फजल रहमान को वोट दे देना चाहिए। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की कोई बात हो रही है। पाकिस्तान की आवाम की जो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है वो दुरुस्त हो, गलत हो, वो नासमझी में हो, वो इमोशनल हो, लेकिन हम देख रहे हैं कि इमरान खान साहब के साथ इस वक्त अवाम खड़ी है। अवाम का ये ख्याल है कि बज़ाहिरन लगता ये है कि अवाम का ये ख्याल है, जिस तरह उनको जलसों के अंदर रिस्पांस मिल रहा है, जिस तरह सोशल मीडिया के अंदर, जिस तरह पोलिंग के अंदर उनको रिस्पांस मिल रहा है, कि लोगों को लगता है कि इमरान खान साहब इस मुल्क के अंदर कुछ बेहतरी ला सकते हैं। और ये जो करंट हुकूमत है ये कहीं से और डायरेक्शंस ले रही है, या ये इसका पाकिस्तान के लिए मुफाद ठीक नहीं है, ये इसने IMF के सामने घुटने टेक दिए, पाकिस्तान के रियासती ढांचे को ठेस पहुंचा रहा है, हमारे जो स्टेट के इंस्टीट्यूशंस हैं उनको नीलाम कर दिया जाएगा। इस तरह की बातें जो गर्दिश कर रही हैं, इसके बाद ये कहना कि शहबाज गिल के बयान से, जो कि कतई इल्लीगल बयान है, शहबाज गिल साहब को उसकी सज़ा होनी चाहिए, वो कतई इल्लीगल बयान है, या इस तरह की लीक्ड ऑडियोज़ जो शौकत तरीन साहब की हैं, कि इसकी वजह से पॉलिटिकल बैलेंस चेंज होगा,
तो मेरा नहीं ख्याल कि पॉलिटिकल बैलेंस चेंज होगा। लोग इस बात के ऊपर राजी नहीं है कि शौकत तरीन साहब की ऑडियो सुन के कोई बंदा आसिफ अली जरदारी को वोट नहीं करना चाहता कि ऐसों तो बेहतर जरदारी साहब सन, ये किसी का भी ख्याल नहीं है। जो कानूनी महाज है, मैं फिर से वाज़ेह करूं कि जो कानूनी महाज है उस पर इमरान खान साहब को सीरियस चैलेंजेस दरपेश हैं, और ख़ास तौर पर इस कंटेम्प्ट के केस के अंदर मैं गुजारिश करूं कि इदारों के सामने माजरत कर लेने से, किसी शख्स के सामने नहीं, इदारे के सामने माजरत कर लेने से, और ख़ास तौर पे अदलिया के सामने माजरत कर लेने से कि अगर मेरे से गलती सरजद हुई है तो मैं माजरत खा हूँ, मेरा ये मकसद नहीं था, मैं आइन और कानून के साथ खड़ा हूँ, ये कर लेने से किसी सियासी लीडर का कद कम नहीं होगा। इस तरह की ह्यूमिलिटी दिखा के अदारों के सामने सरबखम करके आपकी जमहूरी इज्जत बढ़ेगी, कम नहीं होगी। इसकी वजह से लोग आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। हो सकता है ऑपोजिशन एक दिन कहे कि यू टर्न ले लिया, शाम को कुछ मीडिया वाले कहें कि आपने ये क्या किया, और चंद लोग आपकी तनकीद करें, लेकिन ये एक दिन से 2 दिन से ज्यादा की स्टोरी नहीं है। माजरत कर लेना बेहतर है। आप कह रहे हैं कि माजरत कर लेना बेहतर है, किसी शख्स के सामने नहीं, लेकिन इदारों के सामने, अदालत के सामने। अदील वड़ाई साहब, आपके सामने ये सवाल बात हो रही है कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने बस अब बहुत हो गया, एक मुज़ाहिमती लहजा अपनाया और एक नैरेटिव बिल्ड किया, उसे अवाम के सामने भी रखा। हमने देखा कि बार बार जब शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन में थे तब भी, अब जब वो हुकूमत में हैं, खुद वज़ीर आज़म हैं, तब भी साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को ऑफ़र की जा रही है कि मुल्क के लिए, इकॉनमी के लिए, मईशत को बेहतर करने के लिए हम मिलकर बैठते हैं। तो क्या अब भी इमरान खान साहब को इसी स्ट्रेटजी पर चलना चाहिए कि ये तो चोर और डाकू हैं, मैंने इनके साथ हाथ नहीं मिलाना, या जैसे साद साहब ने भी बात की कि कुछ ऐसे फैसले होते हैं जो आपको बेहतरी के लिए लेने पड़ते हैं, इमरान खान साहब को भी कुछ मुफाहिमत कम करके, मुज़ाहिमत कम करके मुफाहिमत की तरफ आ जाना चाहिए? देखें, एक तो साथ मिलना बैठना तो बहुत दूर की बात है, वो तो पार्लियामान में अपोजिशन पर भी बैठने के लिए तैयार नहीं। उसका नुकसान चले मुल्क को होगा, उस पर तो हम बाद में बात करते हैं। खुद इमरान खान साहब को और उनकी जमात को भी हुआ। वो नुकसान क्या हुआ कि इलेक्शन कमीशन के मेंबरान जो हैं उनकी जमात की मुशावरत के बगैर आए। इससे पहले तो एक एक रुकन जब लगाया जाता था तो किस तरह से ये डील्स तय पाती थी सियासी जमातों के दरमियान कि ये इस सूबे का जो मेंबर है ये हमारा होगा, इस सूबे का हमारा होगा। उसकी रीज़न है, आगे जाके इन्होंने पॉलिसी, इन्होंने इलेक्शन से मुतल्लिक बनानी है, फैसले इन्होंने करने हैं। उससे आउट हो गए। फिर चेयरमैन नैब का जो मामला था, चेयरमैन नैब के मामले पर जो अपोजिशन थी वो बिल्कुल ना होने के बराबर, सिर्फ कागजी तौर पर है जी। फिर उसके बाद जो लेजिस्लेशन हो रही है, उस लेजिस्लेशन में ये जब गए हैं उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में, तो अदालत ने तो ये एक से ज्यादा मर्तबा कहा है कि आप क्यों नहीं पार्लियामान में बैठते, वहां जाके रजिस्ट करते, आप ये मामला यहां ले आए। तो खुद इन्हें भी नुकसान हो रहा है, इनके बयानिए को भी नुकसान हो रहा है, और यकीनन इसका मुल्क को भी नुकसान है। अल्टीमेटली तो मिल बैठना है। देखें, इलेक्शन में जाना है, जब इलेक्शन में जाना है, और जिस तरह से हुकूमत ने यक तरफा तौर पर ही कानून साजी करके, जो कि मैं समझता हूं कि इत्तफाक राय से होनी चाहिए थी, यक तरफा तौर पर ही कानून साजी करके उन्होंने अहम बिल जो है खत्म कर दी हैं, ईवीएम खत्म कर दी उन्होंने इंटरनेट वोटिंग खत्म कर दी। तो जब वो बैठेंगे नहीं, जब वो इसी तरह ही वो अपनी दुकान लगाए ही इस तरह करते रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है उनकी फॉलोइंग बढ़ गई है, और इसमें कोई शक नहीं है कि उनका नैरेटिव जो है इस वक्त वो बिक रहा है, उनका नैरेटिव। इसमें कोई शक नहीं है कि अभी जो 25 सितंबर को जो इलेक्शन होने हैं उसमें 9 हलकों में वो 9 की 9 सीटें निकालने की अहमियत रखते हैं। लेकिन इमरान खान साहब ये समझते हैं कि इलेक्शन जितने आगे जाएंगे और हुकूमत, मौजूदा हुकूमत मुआशी बहरान से अगर निकल जाएगी, जो कि अब जिस तरह IMF का ये पैकेज मिल गया है, उसके बाद दीगर ममालिक से इमदाद मिलेगी, तो उसमें आखिर इमरान खान साहब का बयानिया इतने महीने किस तरह सस्टेन करेगा, उनके लिए भी ये चैलेंज होगा। और जो मुआशी सूरत हाल बेहतर होगी, हुकूमत की सिचुएशन बेहतर होगी, तो इमरान खान साहब ये नहीं चाहते, इसलिए वो चाहते हैं कि कबल अज वक्त इलेक्शन हो, लेकिन उसके लिए भी अल्टीमेटली तो बैठना पड़ेगा।
लेकिन इमरान खान साहब ना बैठने के मूड में नजर नहीं आ रहे। आप कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को बैठना पड़ेगा, वो इस मूड में नजर नहीं आ रहे, क्योंकि गुजरात के जलसे में भी खान साहब अपने मुखालिफिन को उनका नाम बिगाड़ कर जो है उन्हें पुकार रहे हैं, तो वो किसी ऐसे मूड में नजर नहीं आ रहा है कि वो इनके साथ मिलकर बैठेंगे। बहरहाल आगे बढ़ते, एक तरफ हुक्मरान जो है वो एक बार फिर से सियासत खेल रहे हैं, एक दूसरे पर तनकीद कर रहे हैं। मुल्क में सैलाब ने तबाहकारियां जो मचाई थी वो अभी भी जारी है, अलबत्ता रैलों का जोर जो है वो कुछ कम हुआ है। दुनिया भी पाकिस्तान की इसमें मदद कर रही है, और अब तो बरतानवी रुकने पार्लियामेंट ने भी कहा है कि दुनिया पाकिस्तान के कर्जे फौरी तौर पर माफ़ करे। इस हवाले से उन्होंने एक ट्वीट किया और कहा कि दुनिया को पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से आने वाले बहरान का मुआवजा अदा करे। साद रसूल साहब, आप समझते हैं कि ये जो मुतालबा किया जा रहा है पाकिस्तान के हक में दुनिया से, इनकी जानिब से, कि पाकिस्तान के कर्जे माफ कर दिए जाएं, ये काबिल अमल है? देखिए, पाकिस्तान ने क्या क्या कुर्बानी नहीं दी दुनिया के लिए और उन लोगों के लिए जिन्होंने हमारे ऊपर कर्जे चढ़ाए हुए हैं। अफ़गानिस्तान की पिछले 20 साल की जो जंग है वो पाकिस्तान के बगैर लड़ी नहीं जा सकती थी। इस टाइम पीरियड के ऊपर दुनिया ने हमारे कर्जे माफ़ नहीं किए, बल्कि हमारे ऊपर कर्जे मजीद चढ़ा दिए। जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के इशूज़ हैं, जिसके अंदर FATF और टेरर फाइनेंसिंग के FATF के इशूज़ हैं, उसके अंदर जिस पीरियड के अंदर पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट के अंदर रखा हुआ था, उसी पीरियड के अंदर भारत में 2 दफ़ा यूरेनियम स्मगल करते हुए लोग पकड़े गए और उन्हें FATF के अंदर नहीं डाला। पाकिस्तान को अभी तक FATF से निकालने के अंदर शराइत दी जा रही हैं। तो अगर किसी का भी ख्याल है कि ये जो इंटरनेशनल सिस्टम जिसके नीचे हम इसे ऑपरेट कर रहे हैं ये इक्विटेबल है, ये इंसाफ पे मबनी है, ये दलाइल पे मबनी है, तो हम उसे सिर्फ याद करवाएंगे कि इसी मुल्क ने रंगे हाथों, पाकिस्तान ने रंगे हाथों भारत का एक जासूस पकड़ा, उसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर पेश किया और उसके अंदर भी अदालत ने कहा कि आप इनको काउंसलर एक्सेस दें। तो दुनिया का जो इंटरनेशनल ग्लोबल स्ट्रक्चर है जिसके के अंदर हमारा फॉरेन डेट भी फॉल करता है, IMF की शराइत भी फॉल करती हैं, FATF भी फॉल करता है, उसका दारो मदार दीगर चीज़ों के ऊपर है, सिर्फ कानूनी दलाइल और बेसिक इश्यूज़ के ऊपर नहीं है कि वाकई अब इस तरह का सान्हा आ गया है तो डेट्स माफ़ कर दिए जाएं। अल्लाह करे कि दुनिया के अंदर इस तरह का सिस्टम हो जो कि हमदर्दी की बेसिस के ऊपर कुछ गरीब मुल्कों को, कुछ लोगों को दवाइयाँ फराहम करे, अफ्रीका के अंदर, ईरान के अंदर खाना फराहम करे, लिबिया के अंदर, सीरिया के अंदर। लेकिन दुनिया का निज़ाम इस तरह नहीं चलता। पाकिस्तान को अपने डेट को रीपे करने का अब खुद मैकेनिज्म रखना पड़ेगा। कल की तकरीर के अंदर इमरान खान साहब ने कहा कि अगर वो वापस पावर में आ जाते हैं तो वो बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के साथ मिलकर कुछ इस तरह की स्कीम्स इंट्रोड्यूस करवाएंगे जिसके तहत हम डेट को रीपे कर सकते हों। हम अपने जो वाटर के रिसोर्सेज, आज कालाबाग डैम के बारे में भी बात की चीफ मिनिस्टर पंजाब ने गुजरात के जलसे के अंदर, अगर हम अपने वाटर रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं, कुछ पैसे उसमें बचा सकते हैं, तो पाकिस्तान को इस तरह अपनी इंटरनल पॉलिसी से कर्जे को वापस करने का मैकेनिज्म फिगर आउट करना पड़ेगा। ये एक्सपेक्ट करना कि सैलाब आ गया है तो अमेरिका अपने माफ कर देगा ह्यूमैनिटेरियन बेसिस के ऊपर कर्जे, तो अमेरिका ने ह्यूमैनिटेरियन बेसिस के अंदर बाकी किसी दुनिया के अंदर तो किसी मुल्क में कर्जे माफ़ नहीं किए, ना सीरिया में, ना लेबनान में, ना ईरान में, ना क्यूबा में, ना वेनेजुएला में। तो ये एक्सपेक्ट करना है कि पाकिस्तान के अंदर हो जाएगा, मेरा ख्याल है कि ऐसे नहीं है। हमें डोमेस्टिकली पाकिस्तान के अंदर अगले 5 से 10 साल का एक प्लान बनाना पड़ेगा इन कर्जों के जंगल से छूटने के लिए। ठीक है, इसके साथ ही ब्रेक की जाने बढ़ रहे हैं। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अदिल बड़ाई साहब, इस्माइल के बयान के मुताबिक कोरोना में पाकिस्तान के ज़िम्मे $4.5 अरब का कर्ज माफ़ हुआ था, तो क्या सैलाब जैसी बड़ी आफत की वजह से भी इस बात का इम्कान है कि पाकिस्तान का कर्ज माफ़ किया जा सके? देखिए, कर्ज मुआफ़ तो शायद ना हो, वो रीस्केजुअल हो जाए या मौखर हो जाए। कोरोना में भी ऐसा हुआ था और जिस तरह साद रसूल साहब भी कह रहे थे कि कर्ज मुआफ़ होना ये ज़रा एक मौजूदा सूरत हाल में तो नामुमकिन ही लगता है। उसमें ये होता है कि ताख़ीर से कर्ज की अदायगी की सहूलत भी मिल जाए तो ये बहुत बड़ी सहूलत होती है। और कोरोना में IMF की जानिब से भी ना सिर्फ मदद की गई थी बल्कि बहुत से जो कर्जे हैं वो मौखर किए गए थे। और अब भी मैं आपको बल्कि ख़बर देता जाऊँ कि पाकिस्तान का
ये अब प्लान है इन इदारों से राब्ते का। इसमें IMF, वर्ल्ड बैंक और दीगर आलमी मालियाती इदारे हैं और कुछ ममालिक के साथ कर्जों की अदायगी मौखर करने का मुआहिदा जो है वो भी तैयार हो चुका है। अच्छा। मौजूदा सूरत हाल में ये किसी रिलीफ से कम नहीं होगा कि अगर कर्जे हैं उनकी जो पेमेंट है वो मौखर हो जाए, चंद महीने उसमें पाकिस्तान को मिल जाएं और ये मिल भी जाएगा, ये सहूलत मिल भी जाएगी। उसकी रीज़न ये है कि कोरोना में तो एक ये सूरत हाल भी थी कि दीगर दुनिया भी मुश्किल में थी और उसके बावजूद वो पाकिस्तान को रिलीफ मिल रहा था। लेकिन इस वक्त तो पाकिस्तान ख़ास तौर पे जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है इस सैलाबी सूरत हाल में। तो इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का आना और दुनिया के बड़े बड़े रहनुमाओं का पाकिस्तान की जो सूरत हाल है इसका नोटिस लेना और इमदाद जो आ रही है, मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के लिए मौजूदा जो इस वक्त मुश्किल तरीन सूरत हाल में आलमी दुनिया का बहुत मुस्बत रिस्पॉन्स आया। सही, आप ठीक कह रहे हैं कि पाकिस्तान की स्ट्रेटजी बड़ी अच्छी होगी कि अगर वो एक प्लान बनाता है और दुनिया के सामने अपने मामलात को रखता है, जिससे मुमकिन है कि पाकिस्तान को जो कर्ज़ों की अदायगी है उसमें कुछ वक्त मिल जाए, क्योंकि पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल पहले ही कैसी है वो सबके सामने। ऐसे सैलाब की वजह से मज़ीद मुश्किलात से दो चार है पाकिस्तान। ऊपर से IMF की किस्त तो हमें मिल गई है, लेकिन जो जायज़ा रिपोर्ट आई है उसमें IMF की जानिब से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने कुछ शराइत IMF की पूरी नहीं की हैं। लेकिन इससे पहले वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल साहब हमें ये बताते रहे हैं कि पाकिस्तान ने IMF की तमाम शराइत पर अमल कर लिया है। वो क्या कहा करते थे, आपको एक बार दिखाते हैं। खुशखबरी देना चाहता हूँ वो ये है कि IMF से एक तवील मुज़ाकरात के बाद और बहुत लंबे प्रोसेस के बाद अब अल्लाह ताला का मेहरबानी से 29 अगस्त को बोर्ड की मीटिंग IMF ने सेट कर दी। IMF की जितनी भी कंडीशंस थी हमने पूरी कर दी हैं। इसी सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर खाकान नजीर साहब माहिर मौशियात मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा, पाकिस्तान को ये जो कर्जे की पहली किस्त मिल गई है, इससे हमारे मौशी मसाइल कुछ हल होंगे? और फिर ये जो रिपोर्ट आई है IMF की जायज़ा रिपोर्ट के कुछ शराइत पर पाकिस्तान ने अमल नहीं किया है, अगर पाकिस्तान उन शराइत पर अभी अमल करना है तो मजीद कितनी महंगाई आवाम को बर्दाश्त करनी पड़ेगी, क्योंकि महंगाई तो पहले ही 50 साल रिकॉर्ड तोड़ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो देखिए, इसको इस तरह समझिए कि पाकिस्तान ने 7वां रिव्यू जो कि कंप्लीट करना था मार्च में जी, हमने वो 7वां और 8वां रिव्यू मिलाकर अगस्त के एंड में जब बोर्ड हुआ तो हमने तब जाकर इसको कंप्लीट किया। इस डिले की वजह से आपके जो ज़र मुबादला के ज़खायर थे वो 7.8 बिलियन डॉलर पर रह गए। उसकी वजह से आपका रूपी जो है वो डिप्रीशिएट हुआ और आपको जो एक्सटर्नल महंगाई है, जो कमोडिटीज़ की कीमतें तो बढ़ी, पर आपका जब रूपी भी डिप्रीशिएट हुआ तो बहुत सी महंगाई आपको देखने में मिली पाकिस्तान में। दूसरी जो चीज़ आपके साथ हुई कि आप जब फंड के प्रोग्राम में नहीं थे तो आपने एक बहुत बड़ा खसारा रन किया। आपने 5280 अरब का रिकॉर्ड खसारा, जिसको मालियाती खसारा कहते हैं, वो रन किया। इसका भी इन्फ्लेशन पर इम्पैक्ट आया। तीसरा, आपके जो एनर्जी के मसाइल थे, एडमिनिस्ट्रेड प्राइसेस थी, वो बढ़ी हैं, उसका भी इम्पैक्ट आपको इन्फ्लेशन पे दिखाई दे रहा है। और अब जो IMF के साथ रह गई हैं बातें, वो मसलन अभी आप देखेंगे कि गैस की कीमत में काफ़ी रद्दोबदल करना पड़ेगा आपको, और गैस की कीमत में एक खातिर खा इजाफा जो कि ओगरा ने सजेस्ट किया हुआ है, IMF के डॉक्यूमेंट में ये लिखा गया है कि आपने उसको करना है। पर अब मैं ये समझता हूँ कि आपको, जैसे आपने अपने इब्तदाई में बात भी की, पाकिस्तान को अब एक्चुअल फिगर्स पुट अप करने हैं। सो हम ये देखते हैं कि फ्लड्स में हुआ क्या है। देखिए, फ्लड्स में 100% कॉटन क्रॉप जो है सिंध की वो तबाह हो गई है, 100%। इसका मतलब यह है कि पूरे मुल्क की 30% कॉटन क्रॉप तबाह हो गई है, और इसका मतलब है कि हमें 1 से 1.5 अरब डॉलर की कॉटन मंगवानी पड़ेगी। आपकी 20% शुगर केन क्रॉप सिंध में तबाह हुई है, इसका मतलब है कि 10% पूरे मुल्क की क्रॉप खराब हुई है। अनियन और टमेटो की 100% क्रॉप आपकी खराब हो गई है सिंध में जी। 80% राइस क्रॉप खराब हुई है। 7,33,000 लाइफ स्टॉक आपके जो हैं डैमेज्ड हैं। 12 लाख घर डैमेज्ड हैं।
243 ब्रिजेस डैमेज्ड हैं, 5000 किलोमीटर रोड डैमेज्ड है। टू डेट ये डैमेज है पाकिस्तान का और ये इकोनॉमी को हिट है। इस वक्त इंडस कॉर्पोरेशन अपना गाड़ियां नहीं बना रही, मिल्लत इज क्लोज्ड, एमरली स्टील इज क्लोज्ड। जस्ट टू गिव यू अ फ्लेवर कि पाकिस्तान आईएमएफ की डिले की वजह से और हमने जिस तरह इकोनॉमी को मैनेज किया है वहां से हम कहां पे खड़े हैं, ये बहुत ही सीरियस मसाइल हैं। और सर ये बताइए, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है और जब इन नंबर्स को पर्सपेक्टिव में रखा जाए तो मतलब कोई भी अगर इंटरनेशनल मॉनेटरी इंस्टीट्यूशन थोड़ा सा कंपैशनेट हो तो उसको इसको कंसिडर करना चाहिए। ये बताइए कि क्या पॉसिबिलिटी है कि ये डेट कुछ रीस्केड्यूल हो जाएगा, नंबर एक। और दूसरा ज़रा लार्जर पर्सपेक्टिव में ये बताइए कि ये जो हम एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं कि आईएमएफ की सारी शराइत हमने पूरी कर ली, अब किस्त रिलीज़ हो जाएगी, तो बहुत से लोग कहते हैं कि ये कोई मुबारकबाद देने की बात तो नहीं है कि आपने आईएमएफ की सारी शराइतें पूरी कर ली। उन्होंने कहा कि लेट जाओ, आप लेट गए। उन्होंने कहा एक टांग काट दो, आपने एक टांग काट दी। उन्होंने कहा एक आंख निकाल लो, आपने एक आंख निकाल ली। इसमें से कुछ रेजिस्टेंस, कुछ निकलने का तरीका क्या है? क्या होगा कि हमें आईएमएफ की कोई शर्त माननी नहीं पड़ेगी? इस मुबारकबाद तक हम कहाँ कैसे पहुंचेंगे? साहब आपने दो कलीदी सवाल किए हैं एंड आई एम ऑनेस्टली सेइंग कि हमें इन पे पूरा प्रोग्राम करना चाहिए, बट आई विल ट्राई एंड आंसर इन माय बेस्ट कैपेसिटी। डेट रीस्केड्यूलिंग कराना कोई अच्छी चीज़ किसी मुल्क के लिए भी नहीं होती। इसका मतलब है कि आपने अपने डेट पे डिफॉल्ट कर दिया है। जो आप करा सकते हैं, $3.2 बिलियन की एक रिलीफ, बायलैटरल रिलीफ हुई थी कोविड के टाइम में। इससे पहले एक बड़ी रिलीफ पेरिस क्लब ने पाकिस्तान को $12 अरब की जनरल मुशर्रफ के टाइम पे दी थी। उसमें यही हुआ था कि आपको 10 साल के लिए जो प्रिंसिपल पेमेंट थी उसको डिले कर दिया गया था। तो ये अभी आपने तीसरी चीज़ ली है। फॉर एग्जांपल, आप सऊदी अरेबिया के पास गए, आपने उन्हें कहा कि आप जो तेल लेते हैं उनसे उसको डिफर्ड पेमेंट पे कर दें। सो इसी तर्ज पे आपको सारे जो अपने बायलैटरल पार्टनर्स हैं उनसे, इंक्लूडिंग चाइना स्पेसिफिकली, बिकॉज बहुत बड़ा डेट चाइना की तरफ है हमारा, उसकी जो रीपेमेंट्स हैं उसमें जितना भी डिले किया जा सकता है प्रिंसिपल रीपेमेंट्स में, इंटरेस्ट पेमेंट ज़रूर करनी चाहिए ताकि हम ऑन स्केड्यूल रहें, पर उनमें जो पेमेंट्स हैं उसको डिले करने का ज़रूर किया जा सकता है। और उसमें जो हमारी ग्रॉस फाइनेंसिंग नीड्स हैं वो $34 अरब के करीब हैं इस साल। $22 अरब जो है हमारी ये जो डेट रीपेमेंट एंड प्रिंसिपल एंड मार्कअप है उसमें हमें एक रिलीफ ले लेनी चाहिए और ये शायद मिल भी जाएगी। फंड के पास आपको सेपरेटली जाना है। दो चीज़ें मांगनी है आपने आईएमएफ से। नंबर 1, कंपैशनेट ग्राउंड्स जिनका आपने जिक्र किया है, तो हमने एक फिस्कल खसारा तय किया होता है। आप सुनते हैं ना कि जी हमारा मालियाती खसारा, जैसे मैंने जिक्र किया, 5280 अरब है, अब उसको कम करके 4000 अरब करना है हमने इस साल। अब आपने एक एडजस्टर मांगना है। एडजस्टर से मतलब यह है कि मेरे एक आंगहानी सूरत हाल मुल्क में पैदा हो गई है, आप मुझे उनको स्पेंड करने दीजिए। अभी आपने 103 अरब रुपया स्पेंड किया है इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू 23,000 से 25,000 हर पर्सन पे। अब इसी तरह का आपने एडजस्टर लेने हैं सो दैट आप स्पेंडिंग कर सकें। ये आपका नंबर 1 टास्क है। डेट की बात की हमने, ये स्पेंडिंग की। तीसरा RFI इज अ रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट। इसमें कोई कंडीशनैलिटीज नहीं अप्लाई होती। कोविड के टाइम में $1.4 बिलियन आपको मिला था एज रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हुए फंड ने आपको दिया था जी। तो वो अप्रोच करना है। ये सारे पैसे इसलिए जरूरी हैं कि आप स्पेंडिंग भी कर सकें और इंपोर्ट कर सकें अपनी सप्लाई चेन ऑफ वेजिटेबल्स, ग्रीन्स और अनियंस एंड टमेटोज पे। जी डॉक्टर साहब, अदील वड़ाई साहब भी आपसे सवाल करना चाहते हैं। अदील, ये बताइए डॉक्टर साहब कि इस वक्त जो इंपोर्ट के हवाले से हमने पॉलिसी बनाई है, जो आगे ग़ज़ाई बहरान खुदा न खास्ता जो इस वक्त सामने मौजूद है, तो क्या जो इम्पैक्ट जिसका ख़दशा था कि महंगाई का तूफ़ान आ जाएगा, चीज़ों की शॉर्टेज हो जाएगी, क्या हम इससे निमट लेंगे ये चीज़ें इंपोर्ट करने के बाद? देखिए, सबसे पहले तो आप चाहे फ्लड्स में हो या ना हो, अपने मुल्क में पिछले 3 साल से मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि एग्रीकल्चर अर्जेंसी डिक्लेयर कर दें। ये मैं क्यों कहता हूँ, लेट मी जस्ट पुट सम फिगर्स टू यू। आपकी जो 5 मेजर क्रॉप्स हैं, जो दुनिया की बेहतरीन कंट्रीज हैं जो एग्रीकल्चर का काम करती हैं, आप उनका 1/3 हैं ऑन प्रोडक्टिविटी।
इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि आप फूड सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर यील्ड और प्रोडक्टिविटी को बढ़ा के कर सकें। ये आज कर लें, चाहे फ्लड्स हों या ना हो कर लें। इन दी इमीडिएट आपको अपनी सप्लाई साइड को रैंप अप करना है। और मैं इस पे कहता हूँ कि रीजनल ट्रेड इज लाइक अ पब्लिक गुड। इट इज लाइक पब्लिक गुड से मतलब ये है कि एक हमने बहुत अच्छा पार्क बनाया है, मैं भी जाता हूँ, आप भी जाते हैं, सब अदील साहब भी जाते हैं, साद साहब भी जाते हैं और सब यूज़ करते हैं। पब्लिक गुड का मतलब ये है कि हम रीजनली ट्रेड करें, अफगानिस्तान से करें, ईरान से करें, इंडिया से करें, बांग्लादेश से करें, भूटान से करें, नेपाल से करें, सार्क को रीएक्टिवेट करें, ताकि इस तरह की कलामिटी में हम चीज़ें मंगवा सकें, हम चीज़ों से गुजर सकें। सो पहले तो ये है। दूसरा, जैसे ही IMF के पैसे किटी में आ जाते हैं और रिजर्व्स $9 अरब पे चले जाते हैं, हमें स्पेंड करना पड़ेगा जहां से भी। हम वीट की शॉर्टेज नहीं होने दे सकते, हम अपने कंट्री में ग्रीन्स और अनियंस और टमेटोज की शॉर्टफॉल नहीं होने दे सकते। सही। डॉक्टर खाकान नजीब, माहिर मौशियात, हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ब्रेक की जाने बढ़े, वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। इसके साथ ही प्रोग्राम से इजाजत दीजिए। आपसे कल मुलाकात होगी, अल्लाह ने के बाद।